हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बिना कोई देरी करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। तो बेसिकली आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर के नाम से कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब कि रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आखिर में होता क्या, हमने अपने क्लास 8 में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस होना उसके एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, उससे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं था कि बॉडी को लाइफ रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मेन फंक्शंस करने पड़ते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मेटामॉर्फोलिज्म, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब वगैरह करना होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। लेकिन अगर ये सब चीज़ें बॉडी नहीं करती तो बॉडी तो जिंदा रह ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या वो भी जिंदा नहीं रह सकता? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई एक इंसान सोचता है कि मुझे रिप्रोडक्शन नहीं करना है तो उसकी लाइफ में कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सारे ही इंसान सोच लें कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर? बिल्कुल, हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हमारी अर्थ के ऊपर भी पड़ेगा। अर्थ के ऊपर कैसे पड़ेगा? जब हम नहीं कर रहे तो वो जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए बिना कोई देरी करे अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहली जो लाइन लिखी है वो है रिप्रोडक्शन। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ लिखनी नहीं आती। तो मेन जो प्रॉब्लम्स आती है वो यहीं पे आती है कि आखिर हमने समझ लिया लेकिन हम पेपर में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ ही आपको नोट्स लिखवाता चलूँगा और बेसिकली मैंने लिख के रखे हुए हैं, बस आपको ये चीज़ें मुझे समझानी है। और बेसिकली ये जो नोट्स है मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इन नोट्स को फॉलो करते चलिए। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो पहली लाइन लिखी है वो है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, मतलब कि रिप्रोड्यूस होना उसकी किससे? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस होना उसकी एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, उससे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे कि सपोज अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो ये क्या होता है, हमारे जैसे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपस में रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या बनाया? जाइगोट, है ना। जाइगोट, थोड़ा इसमें डेवलपमेंट हुई तो क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बना। जब एम्ब्रियो में थोड़ी और डेवलपमेंट हुई तो क्या बन गया? हमारा बेबी, जैसे कि हम लोग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या, मैंने बात की थी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, और एक बात और इसमें सेम स्पीसीज की। तो सेम स्पीसीज मतलब कि ये दोनों ही क्या है? हमारे ह्यूमन बींग है ना। ह्यूमन बींग है तो मतलब यहाँ से हमें पता लगे कि सेम स्पीसीज है। और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ये अपने ही जैसे पैदा करते हैं बच्चे, हमारे मम्मी पापा की तरह हम पैदा होते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में जैसे कि हमारे डॉग्स वगैरह फर्टिलाइज करते हैं, एक मेल डॉग हो गया, एक फीमेल हो गया, तो वो अपने जैसे पैदा करते हैं बच्चे, है ना। उसी तरीके से सेम स्पीसीज होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको कि अगर एक इंसान सोचे कि उसे रिप्रोडक्शन नहीं करना तो इसमें कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता, भाई उसकी मर्जी नहीं करना। लेकिन अगर ये चीज़ सारे ही सोच लें कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना तो एक समय बाद क्या होगा? हमारी अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि कोई रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहा। जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कोई नई जनरेशन नहीं आएगी, नई नई जनरेशन नहीं आएगी तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे समय के साथ हमारे आसपास चीज़ों में क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते रहते हैं। और उन डेवलपमेंट के हिसाब से जो स्पीसीज है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? स्पीसीज एक समय बाद ख़त्म हो जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन करने का, क्यों ज़रूरी रिप्रोडक्शन? ताकि हमारी लाइफ पे, मतलब कि हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ बनी रहे। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब कि सर्वाइव करती रहे वो। दूसरा दूसरा इसमें है कि रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और
दूसरा क्या होगा पॉइंट इसका कि हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, उसका कोई नंबर कम ना हो। क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे तो बेसिकली बात है कि नंबर कम होगा रिप्रोडक्शंस, है ना, नंबर कम होगा हमारी अर्थ पे। तो इसलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ गया आपको कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली अब हम जो पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस हैं। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे, आप इन नोट्स को फॉलो करते चलिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस में क्या, हमारे दो टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि हमने ये देखा हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कई तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, कोई एसेक्सुअली कोई सेक्सुअली। बेसिकली तुमने प्लांट्स को देखा होगा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे दुनिया में आते हैं, है ना, कैसे इनकी डेवलपमेंट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो देखिए जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होता है बेसिकली वो किन किन में होता है। तो अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तो वो बेसिकली हमारा प्लांट्स वगैरह में होता है। प्लांट्स में हो गया, हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए उन सब वगैरह में होता है। अब प्लांट्स में तुम्हारे फ्लावर्स भी आ जाते हैं, तो उनमें भी ये सब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे वीडियो को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये मेल था, ये फीमेल था, है ना। तो ये बेसिकली ये जो मैंने आपको रिप्रोडक्शंस बताया तो मैंने था कि यार रिप्रोडक्शंस में रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली इसका मेन बात करूँ कौन सा रिप्रोडक्शन है, क्या टाइप है इसका, तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि हमारे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, एक ए पेरेंट हो गया और एक ए पेरेंट हो। लेकिन जो अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में खाली एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। देखो डिफाइन पढ़ते हैं, द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, खाली एक ही प्लांट होगा और वही वो सारे काम करेगा, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बनाएगा, सब कुछ बनाएगा और वो फिर एक न्यू प्लांट्स को जन्म देगा, ठीक है। इसमें कोई भी सेक्स सेल्स वगैरह नहीं होते हैं, ये मेन बात है। सेक्सुअल मतलब कि जो हमारा ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हमारे स्पर्म्स होते हैं, ओवा वगैरह होता है। स्पर्म्स मेल का होता है बेसिकली और फीमेल का ओवा होता है ना। इसके सेक्स सेल्स होते हैं। लेकिन जो प्लांट होता है उसमें कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें खाली सिंगल पेरेंट होगा और वही सब करता है रिप्रोडक्शन। नीचे भी यही बात लिखी हुई है, इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। मतलब कोई सेल्स नहीं होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडीज होती है उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारी प्लांट्स का, ठीक है। मतलब कि जैसे सारे प्लांट्स होते हैं वैसे ही सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं, है ना, अब इसका ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, फ्लावर्स में, सब में एक जैसा ही होता होगा, नहीं। तो सबका जो करने का तरीका है रिप्रोडक्शंस, है ना, वो बेसिकली अलग अलग हो सकता है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, सब में तो अलग ही अलग है ना। तो बेसिकली अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में हर चीज़ में अलग अलग रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे 6 प्रकार के हो सकते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। फिजन्स में क्या होगा, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी, मल्टीपल। इसमें दो टाइप से रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा अपना फ्लावर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग, उसमें कैसे होता है। इसमें हमारे दो टाइप्स होंगे, नेचुरल होगा और एक आर्टिफिशियल्स होगा। मतलब कि नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली प्रकृति के आधार पर कैसे उगते हैं फ्लावर, और आर्टिफिशियल हम लोग उसको किस तरीके से उगा सकते हैं, है ना। वो सब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं अपना क्या, फ्यूजन। पहला जो हमारा पॉइंट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा हमारा फ्यूजन। और फ्यूजन में हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट बाइनरी फ्यूजन और फिर पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने बाइनरी फ्यूजन्स को। जो फ्यूजन का जो पहला टाइप है वो है बाइनरी फ्यूजन्स। तो आखिर ये बाइनरी फ्यूजन्स होता क्या है, तो बच्चे बेसिकली बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो बाइनरी होता है इसका मतलब होता है टू, और जो फ्यूजन है इसका मतलब होता है कि डिवाइड होना, सीधी सी बात है। बाइनरी मतलब टू, फ्यूजन मतलब डिवाइड।
मतलब कि जो बाइनरी फिजन्स में क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स है, अब मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, फ्लावर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स नहीं इन्वॉल्व होगा। जितने भी दुनिया भर के प्लांट्स पौधे, उन्हीं सब का रिप्रोडक्शन सब इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बहुत ही आसान होता है और समझने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए क्या होता है कि हमारी बुक में भी पहला यही चीज़ दे रखा है, तो इसलिए आप पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाद में जब हम अपना इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाएंगे तो उस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं बाइनरी फ्यूजन्स को। तो बाइनरी का मतलब होता है टू और फ्यूजन्स का मतलब होता है डिवाइड। मतलब कि बेसिकली इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होगा एक से क्या करेगा, वो दो डिवाइड करेगा। एक है, ठीक है। अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो एक से दो बनाएगा। कैसे बनाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, यहाँ पे आप लोगों को अमीबा दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये जो फ्लूइड टाइप का होता है साइटोप्लाज्म में, और ये पूरा हमारा अमीबा है। इसमें क्या होगा, जो पहले जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्या लिखा है, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद तुरंत बाद क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म था, ये चीज़ ये डिवाइड होती है। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो दो टोटल सेल। अब दो टोटल सेल, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फ्यूजन्स में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा। एक था, दो और बन गए, तो कितने हो गए, तीन। आगे चल के क्या करेंगे, ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा और ये दो बनाएगा। तो ऐसा करके क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो अमीबा होता है वो किसी भी साइड से रिप्रोड्यूस हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। लेकिन अगर मैं लिस्मानिया की बात करूं, लिस्मानिया की, लिस्मानिया में क्या होता है कि बेसिकली आई डोंट नो कि करेक्ट ड्रॉ क्या है, बेसिकली मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। लिस्मानिया में क्या होता है कि ये भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, ये भी एक से दो बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होती है, जो बॉडी होती है ना, तो इधर से डिवाइड हो सकती है, ना इधर से, ना इधर। वो कंटिन्यूसली खाली एक ही पार्ट से डिवाइड होगी, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से डिवाइड होती है। देखो ऐसे दिख रही है, खाली एक ही प्लेन से वो डिवाइड हो सकती है, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अमीबा कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप ही नहीं है। कभी ऐसे होता है तो कभी ऐसे होता है, मतलब किसी भी साइड शेप का हो सकता है वो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो क्या लिखा है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसमें क्या होगा, एक पेरेंट होगा, वो क्या होगा, दो न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेगा। और बेसिकली जो बाइनरी फ्यूजन है, इसमें सारे हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जो कि सिंगल सेल्स के मिल से बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल सेल होते हैं जिनके अंदर। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पेरिमिशियम, बैक्टीरिया, लिस्टमानिया, ये सब इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। जनरली मैंने अभी आपको बताया था कि जो अमीबा होता है वो किसी भी शेप से डिवाइड हो सकता है। जनरली स्प्लिटिंग टेक प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ एनिमल बॉडी, एग्जाम्पल अमीबा, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन जब बात करूँ लिस्मानिया की, तो स्प्लिटिंग टेक प्लेस इन अ डेफिनेट पैटर्न फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, लिस्मानिया। मतलब कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही हो सकता है, जैसे कि इसकी स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी है, ये वाली, ये खाली यहीं से डिवाइड हो सकता है, यहाँ से या फिर यहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स की ओर, इसकी मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली जो मल्टीपल फिजन होता है, इसमें हमारा जो कॉमन एग्जांपल जो आता है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाइनरी फिजन्स होता है, इसमें बॉडी एक से दो डिवाइड करते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक से दो नहीं, एक से हज़ार डिवाइड होते हैं। कितने, एक से हज़ार, आई मीन 1000 डॉटर सेल्स, ठीक है। देखो कैसा है, ये क्या है, देखो तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम है। आप जब गूगल पे आप सर्च कर लीजिए प्लाज्मोडियम, तो आपको वहाँ से और अच्छे से इसकी इमेज क्लियर हो जाएगी। लेकिन बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाई हुई है, तो आप समझिए। देखो ये क्या, हमारा न्यूक्लियस है ना। ये जो फ्लूइड टाइप का होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था अमीबा में, ये क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। और ये पूरा क्या, हमारा सेल। लेकिन जो प्लाज्मोडियम होता है, इसके बाहर क्या होती है, कवरिंग लेयर होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट, जो कि क्या होती है, प्रोटेक्टिव बॉल, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है।
अब देखो, जब मैंने क्या बताया था कि जो अमीबा था ऊपर क्या होता, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो कई सारे क्या अलग ऑर्गेनिजम्स बना लेगा, कई सारे ऑर्गेनिजम्स बना ले। लिखा है क्या है यहाँ पे, मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। कई सारी डॉटर सेल्स बनेगी, और ऊपर हमारी अमीबा में कितनी बनी थी, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनी थी, है ना। ठीक है, तो कई सारी डॉटर सेल्स बन गई इसमें। अब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसके ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सपोज अगर एग्जांपल लूँ मैं बलून का, बलून में क्या होता है, अगर हम ज़्यादा एयर भर दें तो एक समय बाद क्या होता है, उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब किसी भी चीज़ में ज़्यादा चीज़ कोई भर दी जाती है उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो वो चीज़ फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बस। तो प्लाज्मोडियम में भी यही चीज़ होता है। अब क्या होता है इसमें कि इसकी समय सीमा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो भाई जो सिस्ट बॉल थी, जो सिस्ट बॉल होगी वो क्या करती है कि इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। अब भाई किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है उसको प्रोटेक्ट करने की। अब सिस्ट की प्रोटेक्शन से बाहर जा रही है वो चीज़, तो बेसिकली क्या होगा, जो सिस्ट होगी फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब ये बाहर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं गिरेंगे, कोई हवा के थ्रू जाएगा, कोई विंड के थ्रू जाएगा, कोई वाटर के थ्रू, इधर उधर सब लोग फॉल हो जाएंगे। और एक समय बाद क्या होगा, ये जर्मिनेट होंगे और और नए प्लाज्मोडियम बनाएंगे। तो देखा आपने मल्टीपल फिजन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना। ये क्या है, सिस्ट ब्रेक हो गई और ये जो डॉटर सेल्स थे वो कहाँ गए, बाहर आ गए, और जर्मिनेट करेंगे तो नए नए प्लाज्मोडियम बना लेंगे, है ना। देखो, ये सिस्ट ब्रेक हो गई, अब क्या होगा, ये डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगे तो क्या रिलीज होकर क्या जर्मिनेट करेंगे और नए नए प्लाज्मोडियम बनाएगी। तो अब हम जनरली अब इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो क्या लिखा है, द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम टाइम। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है एक ही टाइम में कई सारे प्लाज्मोडियम को रिप्रोड्यूस करता है। मैंने बाइनरी फिजन्स में बताया था कि वहाँ पर खाली एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होगा वो 1 से 2 ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेगा। अमीबा पढ़ा था 1 से 2 डॉटर सेल्स बनाई थी। हाँ, तो अब मल्टीपल फिजन्स में ये क्या करता है कि ये 1 से 1000 बनाता है, 1 से 1000। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे 1000 के जो भी रिप्रोड्यूस हुए हैं ये 1000 ये पूरे जर्मिनेट कर जाएँ और सारे प्लाज्मोडियम बन जाएँ। तो इसमें से कुछ मर भी जाते होंगे, कुछ जिंदा भी रहते होंगे, तो आई डोंट नो क्लियरली, बट 1000 तो पूरे नहीं होते होंगे रिप्रोड्यूस। ओके, अब आगे बात करते हैं। मल्टीपल फिजन जनरली टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल कॉल्ड सिस्ट। मैंने आपको सिस्ट के बारे में बताया था कि प्रोटेक्टिव वॉल होती है इनकी, है ना। ये क्या करती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो क्या होती है, जो सिस्ट होती है इसकी कवरिंग तरह काम करती है, इसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देती है, फिर कह सकते हैं कि ये जो डॉटर सेल्स हैं इसको बाहर नहीं आने देती, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, सब उसे लगता है कि हाँ मुझे रिप्रोडक्शंस कर लेना चाहिए, तो ये कहती है सिस्ट वॉल बस्ट हो जाती है और ऑर्गेनिजम्स को बाहर आ जाने देती है। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मैंने बताया था कि अबाउट 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फ्यूजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल। मतलब कि एक बार में 1000 सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लेक्चर को पूरा देखने के लिए थैंक यू।